हेलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टूडेंट्स आज थर्ड क्लास होगी इस पूरे सीरीज में। तो आज सेकंड लास्ट इनफैक्ट बोल सकते हैं, तीसरी क्लास, और इसके बाद लास्ट एक लेक्चर होगी फोर्थ क्लास, जो पूरी सीरीज ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो मैंने नवंबर 16 सीए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जो कंडक्ट किया है, इसमें भी स्टूडेंट्स हम अब लगभग सारे जो एरियाज हैं उसको कवर करके चलेंगे। पहले दो क्लास में स्टूडेंट्स अब तक हमने देखा था कि वो एबीसी एनालिसिस पहले वीडियो में आ चुकी थी आपकी, और एबीसी एनालिसिस करवा के फिर हमने कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्टेक्स्ट में बैलेंस कल की क्लास और उसके पहले वाली कुछ जो 1.5 आवर्स जो बची हुई थी उसमें हमने उसको रखा था। जितने भी अमेंडमेंट रिलेटेड एरियाज है स्टूडेंट्स हमने उसको कैप्चर किया है। आज की क्लास स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हैं, और आज जो लेंगे स्टूडेंट्स वहां पे कपल ऑफ क्विक एरियाज में ले लेता हूं। मैंने कैटेगरी ए के आपके जो डिस्कशन था, जो कैटेगरी ए में जो मैंने डिस्कशन की थी एबीसी एनालिसिस में, तो वहां पे स्टूडेंट्स आप लोग के लिए था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मैंने बताया था कि डीडीटी इस समय इस बार डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एआईएफ, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये दो बहुत एक इंपॉर्टेंट और लाइकली एरिया मार्क करके रखा है। और भी सारे एरियाज हैं स्टूडेंट्स उसके अंदर, लेकिन वैसे तो हमने किया ही है वैसे क्लासेस में, लेकिन फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव जो एरिया मुझे लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन कैन बी दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ एग्जामिनेशन, ये डीडीटी एज वेल एज द एआईएफ। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं कि एक क्विकली आज डीडीटी का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि मैंने इसको रेगुलर बैच और कैप्सूल कोर्स दोनों में यही सेम क्वेश्चन को रखा था। तो एक रिवीजन के रूप में एक बार डिस्कस कर लिया जाए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को, तो एक जल्दी से एक रिवीजन हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल नहीं है, तो एक आपको भी एक थोड़ा सा इसका एक कंसेप्चुअल बैकग्राउंड मिल जाएगा। स्टूडेंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में हमने देखा है कि कैसे एक डोमेस्टिक कंपनी को आपके नॉर्मल डिविडेंड एज वेल एज डीम्ड डिविडेंड, नॉर्मल जो आपका होता है इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड उस पे, या फिर डीम्ड डिविडेंड जो 222A से लेके 222D तक, ये सारे एरियाज ऑफ पे आउट्स पे क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाता है, डीडीटी अंडर सेक्शन 115O। स्टूडेंट्स एक चीज आपको बता दूं, आप लोग को जब डीडीटी कैलकुलेट करना होगा, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, जो उसकी टैक्स रेट आप अप्लाई करेंगे दैट शैल बी एट द रेट ऑफ 20.357%। 20.357% के हिसाब से क्या करना, आप जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर या डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसको टैक्स किस रेट पर लगाओगे, 20.357। ये आप क्या करना, नेट इफेक्ट ले लेना, सीधा सीधा आप नेट इफेक्ट लेके ये आप टैक्स रेट इस पे अप्लाई करें, ये अल्टीमेटली आपका टैक्स रेट बन जाएगा सो फार एज दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज कंसर्न। तो यहां पे स्टूडेंट्स डीडीटी के कॉन्टेक्स्ट में एज फार एज द डोमेस्टिक कंपनीज आर कंसर्न 15%, तो एक्चुअली आप बोलोगे सर 20 कहां से आ गया आपको रेट, 15% का रेट लग रहा है। बात सही है स्टूडेंट्स, 15% का रेट लग रहा है, लेकिन फाइनेंस लास्ट ईयर में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था, और उस अमेंडमेंट के बेसिस पे हुआ ये था कि जो टैक्स रेट्स थी बाय डिफॉल्ट, जो आज की तारीख में आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दैट अमेंडमेंट, वो जो टैक्स रेट है वो स्टूडेंट सीधा सीधा क्या हो गया है, वो इफेक्टिव रेट में तब्दीली हो गया है, और उसकी इफेक्टिव रेट फॉर नवंबर 16 अटेम्प्ट 20.357 मानी जाएगी। तो आपको 20.357 के हिसाब से वो टैक्स रेट आपको अप्लाई करना है ऑन द डिविडेंड अमाउंट। तो किस डिविडेंड की बात मैंने की स्टूडेंट्स आपके साथ, क्या डिविडेंड था वो आपके लिए, था वो इंटरिम डिविडेंड, दैट वाज द फर्स्ट वन, और जो दूसरा था आपका दिस फाइनल डिविडेंड, ये तो नॉर्मल कैटेगरी के डिविडेंड हो गए। इसके अलावा आपके पास डीम्ड डिविडेंड भी है जिसपे डीडीटी की लायबिलिटी बनती है, एंड दैट डीम्ड डिविडेंड होगा सेक्शन 222A से लेके सेक्शन 222D तक। बिल्कुल, तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी है स्टूडेंट्स एज फार एज द डीम्ड डिविडेंड इज कंसर्न। नाउ इन दिस रिगार्ड एक क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स यहां पे आता है कि कास्केडिंग इफेक्ट आप समझ सकते हो, जो आईडीटी में भी है आपको सनमैट रूल्स में,
तो जो कास्केडिंग इफेक्ट है डिविडेंड का, मतलब होता ये है कि डोमेस्टिक कंपनी को किसी और दूसरे डोमेस्टिक कंपनी से भी डिविडेंड मिलती होगी, और वो जो पेयर डोमेस्टिक कंपनी है उसने उस पे जो डीडीटी पे कर दिया होगा। तो अगर ऐसी बात है तो स्टूडेंट्स, जो रिसीवर डोमेस्टिक कंपनी है हमारा, जो रिसीवर डोमेस्टिक कंपनी है हमारा, उसको अननेसेसरीली क्या होगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा सो फार एज दैट अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज कंसर्न, क्योंकि उस अमाउंट पे पेयर ने पहले से ही डीडीटी पे कर दिया। अब रिसीवर भी, क्योंकि वो एक डोमेस्टिक कंपनी है, तो वो भी जब डिक्लेयर करेगी डिविडेंड तो उसको भी कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ सकता है। अबाउट व्हाट, अबाउट द डबल टैक्सेशन जो होगा इन अंडर सेक्शन 115O। तो वो कास्केडिंग इफेक्ट को निकालने के लिए स्टूडेंट्स, कास्केडिंग इफेक्ट को निकालने के लिए देयर आर 2 डिडक्शंस जो आप दिलवाओगे फ्रॉम द डिविडेंड विच एनी डोमेस्टिक कंपनी डिक्लेयर या फिर डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स शेयर होल्डर। 2 डिडक्शंस आप दोगे स्टूडेंट्स, और वो 2 डिडक्शंस क्या है। पहला, एक डोमेस्टिक कंपनी जो कि एक सब्सिडरी है एक दूसरे डोमेस्टिक कंपनी की, सब्सिडरी का मतलब स्टूडेंट्स यहां पे हो जाएगा मोर देन 50%। तो अगर एक डोमेस्टिक कंपनी है जो दूसरे डोमेस्टिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो ऐसे केस में उस रिसीवर डोमेस्टिक कंपनी को, आप उस रिसीवर डोमेस्टिक कंपनी को पेयर डोमेस्टिक कंपनी का जो डिविडेंड अमाउंट है, पेयर डोमेस्टिक कंपनी का जो डिविडेंड अमाउंट है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा फ्रॉम द डिविडेंड दैट इट शैल डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स शेयर होल्डर। तो वो जो अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो पर्टिकुलर डिविडेंड में से उसको जो अपने होल्डिंग कंपनी से जो डिविडेंड मिला है, वो उससे क्या करने को मिलेगा, डिडक्शन करने मिल जाएगा। दैट इज द फर्स्ट डिडक्शन दैट दे आर एलिजिबल टू डू। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सेकेंड डिडक्शन क्या है, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, अगर वो एक सब्सिडरी है ऑफ अ फॉरेन कंपनी। जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना सब्सिडी, तो मतलब समझ जाना मोर देन 50%, ठीक है। तो जो आपके जो डोमेस्टिक कंपनी है दैट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तो अगर उसको फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिला है, तो डोमेस्टिक कंपनी को वो डिविडेंड को भी रिड्यूस करने मिल जाएगा फ्रॉम द डिविडेंड दैट इट शैल डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स शेयर होल्डर। तो 2 टाइप की डिडक्शन है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखें, जो उससे करने मिल जाता है, एंड ऑन द नेट अमाउंट ओनली इट विल बी लायबल टू पे डीडीटी, और उसका रेट मैंने क्या आपको बता दिया, 20.357%, 20.357%, दैट इज द इफेक्टिव रेट। चलिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स पूछ रहेगा सर ये दूसरा डिडक्शन का लॉजिक क्या हुआ भाई, पहले का तो आपने बता दिया हमें कि सामने वाली कंपनी ने डीडीटी पे किया, इस वजह से रिसीवर कंपनी को डिडक्शन करने का मौका मिल जाता है। सेकंड केस में क्यों रिडक्शन हो रहा है, जबकि पेयर फॉरेन कंपनी है, और क्योंकि वो फॉरेन कंपनी है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स उस फॉरेन कंपनी ने जब डिविडेंड पे किया होगा, तो क्या डीडीटी की लायबिलिटी बनी होगी उसकी, क्या डीडीटी की लायबिलिटी बनी होगी उसकी? एंड द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं, कोई डीडीटी की लायबिलिटी नहीं बनी होगी। तो फिर डिडक्शन फिर किस बात के लिए? तो स्टूडेंट्स शायद आपको ये पता भी होगा, एक सेक्शन है 115 बीबीडी, एक सेक्शन है 115 बीबीडी, एज पर विच, उस सेक्शन के बेस हिसाब से अगर हम जाएं तो आपको शायद ये पता होना चाहिए कि अंडर सेक्शन 115 बीबीडी अगर एक कंपनी का दूसरे फॉरेन कंपनी में मोर देन 26% स्टेक है, तो ऐसे केस में जो उस कंपनी को अपने फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है, उस डिविडेंड इनकम पे उसको 1034 का एग्जम्पशन तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डिविडेंड उसने किससे रिसीव किया है, फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स, जो रिसीवर डोमेस्टिक कंपनी है हमारी, वो रिसीवर डोमेस्टिक कंपनी को क्या होगा, उस इनकम पे एक स्पेशल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है, और वो 115 बीबीडी में रखा गया है एट द रेट ऑफ 15%, एट द रेट ऑफ 15%। तो वही लॉजिक उन्होंने बताया कि वो जो डिविडेंड उसको उसके फॉरेन कंपनी से मिल रही है, दैट डिविडेंड इज ऑलरेडी सब्जेक्ट इन इट्स कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम में, उसको पहले से ही आपने क्या कर दिया है, टैक्स लगा दिया है एट द रेट ऑफ 15%। तो दैट वो डिविडेंड इनकम पे फॉरेन कंपनी ने टैक्स नहीं पे किया है डीडीटी, वो डिविडेंड इनकम पे डोमेस्टिक कंपनी जो कि एक इन्वेस्टर थी,
उसने पे करवा दिया है एट द रेट ऑफ 15%, एट द रेट ऑफ 15%। और क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी ने डीडीटी पे टैक्स पे कर दिया एट द रेट ऑफ 15%, इस वजह से उस डिविडेंड को भी हम एलिमिनेट करेंगे वो डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट से, सो दैट वो डबल टैक्सेशन का जो इंपैक्ट है उससे बचा जा सके। तो कहने का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि यहां पे मैं ये लिख सकता हूं डिविडेंड जो कि नॉर्मल डिविडेंड होगा या डीम डिविडेंड 222E को छोड़ के, डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड, जो ये अमाउंट है उसमें से डोमेस्टिक कंपनी के लिए ये पॉइंट है, डोमेस्टिक कंपनी, तो उनके लिए दो डिडक्शन मिलेगा। पहला वाला डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एक काम करो, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी, और किस टाइप की होल्डिंग कंपनी की बात करें हम लोग, जो कि डोमेस्टिक कंपनी है, इस पे इसने डीडीटी पे कर दिया होगा, और फॉरेन कंपनी जिस पे स्टूडेंट्स receiver is liable to pay income tax at 15% under section 115 BBD. Receiver is liable to pay income tax at 15% under section 115 BBD. ठीक है फ्रूट्स? तो ये डिडक्शन आप ले लेंगे, और इस डिडक्शन के मिल जाने के बाद जो भी नेट डिविडेंड आपको आ जाए, ठीक। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट नोटिस करना है यहां पे, बी केयरफुल। ये डिविडेंड तब रिड्यूस होगा जब उसे होल्डिंग कंपनी से डिविडेंड प्राप्त है। होल्डिंग कंपनी वो डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है जिसने डीडीटी पे की है, या फिर फॉरेन कंपनी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये डिविडेंड तब रिड्यूस होगी जब उसे डिविडेंड मिला है फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी। लेकिन जो पॉइंट यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि 115 बीबीडी का सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता है जब आपकी उस फॉरेन कंपनी में स्टेक 26 या उससे ऊपर परसेंट है। तो अगर 115 बीबीडी को ही सिर्फ ट्रिगर करना है, अगर 115 बीबीडी को ही सिर्फ अगर आपको ट्रिगर करना है, तो आपकी स्टेक उस फॉरेन कंपनी में मोर देन 26% होनी चाहिए। लेकिन अगर उस फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड रिसीव हुआ है, अगर आपको उसको अपने डीडीटी के कैलकुलेशन में आपको उसको रिड्यूस करना है, तो जरूरी है कि वो फॉरेन कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए? आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मोर देन 50%। आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मोर देन 50%, तब जाके ही वो रिड्यूस हो पाएगी। दैट इज हाउ इट हैज टू बी लुक्ड अपॉन। ये स्टूडेंट्स, ये होल्डिंग कंपनी बस लिख दे आप लोग, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम होल्डिंग कंपनी, ओके, फ्रॉम होल्डिंग कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 पे, यहां पे ये मॉडल टेस्ट पेपर 3 है।
मॉडल टेस्ट पेपर 3 जो आप लोगों के पास अब सारे सेंटर्स के पास हो गया होगा। तो मॉडल टेस्ट पेपर 3 है स्टूडेंट्स, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 5। ठीक है, तो मैं एक तरीके से लिख देता हूं यहां पे, हेडिंग बना दे रहा हूं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ए लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी रिसीव द फॉलोइंग डिविडेंड इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15-16 from share held in XYZ Inc. a foreign company in which it holds 25% of nominal value of equity share capital of 80,000। तो इन्हें डिविडेंड प्राप्त हुई है फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, लेकिन ध्यान रखना उसमें 25% की ही उसकी इक्विटी होल्डिंग है, विच इम्प्लाइज दैट इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता लग चुका होगा। इसका इम्पैक्ट यही है अभी के लिए कि ये जो डिविडेंड इनकम है, दिस डिविडेंड इनकम स्टूडेंट्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर, ये डिविडेंड इनकम की कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है फॉर 115 बीबीडी पे। वो नॉर्मल तरीके से ये फॉरेन कंपनी का जो डिविडेंड जो हमने रिसीव किया है वो नॉर्मल प्रोविजन में ही टैक्स होगा। देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन ऑफ 115 बीबीडी दैट शैल बी मेड एप्लीकेबल सो फार एज दिस डिविडेंड इनकम इज कंसर्न। तो ये पहला पॉइंट है जो आप लोग ध्यान में रखें। जहां तो दूसरी पॉइंट की बात है, फ्रॉम शेयर्स हेल्ड इन PQR INC डॉट, अगेन दूसरी एक फॉरेन कंपनी है जिसमें उसकी होल्डिंग कितनी है, 30% की है। शेयर कैपिटल है 1,85,000। तो क्या इसमें 115 बीबीडी लगेगा? क्या 115 बीबीडी का प्रोविजन आएगा? हाँ आएगा। अच्छा, अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि क्या ये डिविडेंड इनकम पे एसएससी कंपनी को कोई भी तरीके से सेट ऑफ मिलेगा? Will the SSC company will be eligible for any kind of set off from this dividend income? तो उसका जो DDT वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उसमें से ये डिविडेंड इनकम को क्या सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा उसे? भले वो 115 बीबीडी में जाके वो कवर्ड है, लेकिन उसकी सेट ऑफ उसे इसमें नहीं मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर। तो दिस विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी सेट ऑफ, क्योंकि होल्डिंग कंपनी से ही अगर हमें डिविडेंड हमें प्राप्त हुआ है, अगर हमारी होल्डिंग है उस फॉरेन कंपनी में और उससे अगर हमें क्या है डिविडेंड रिसीव हुआ है, तब जाके ही वो डिविडेंड इनकम को मैं रिड्यूस कर पाऊंगा। तो होल्डिंग कंपनी के लिए मेरे पास कितना होना चाहिए शेयर होल्डिंग? मोर देन 50%, जबकि ये शेयर होल्डिंग लेस देन 50% है। तो इस वजह से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के समय ये पर्टिकुलर डिविडेंड अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है फ्रॉम द फॉरेन कंपनी शैल नॉट बी रिड्यूस्ड। थर्ड केस भी फॉरेन कंपनी से आपने रिसीव किया, लेकिन उस फॉरेन कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग कितनी है? 55%। तो ये 115 बीबीडी में कवर्ड है? हाँ कवर्ड है। और क्योंकि वो फॉरेन कंपनी में आपकी होल्डिंग मोर देन 50% है, इस वजह से ये डिविडेंड इनकम पे आपको सेट ऑफ करने का मौका मिल जाएगा। और लास्ट वन, पॉइंट नंबर 4, फ्रॉम शेयर्स हेल्ड इन इंडियन सब्सिडरी कंपनी ऑन विच डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन पेड बाय सच सब्सिडरी, कितना है? ₹90,000। तो ये सब्सिडरी से मिला हुआ है, और सब्सिडरी से मिला हुआ डिविडेंड भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, एज वॉज बीइंग टोल्ड टू ऑल ऑफ यू। तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा एज इज नोन टू ऑल ऑफ यू। फिर फाइनली बिलो दैट स्टूडेंट्स ये कुछ दिया गया है कि इस डिविडेंड इनकम को कमाने के लिए कुछ हमने खर्चे किए। इस डिविडेंड इनकम को कमाने के लिए हमने कुछ खर्चे किए जो आपके सामने पेश है। ए लिमिटेड हैज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 18,000 फॉर रियलाइजिंग द डिविडेंड, द ब्रेक ऑफ विच इज एज फॉलोज: 4,000 for XYZ INC dot, 9,000 PQR INC dot and 5,000 for the Indian subsidiary। ये सारे खर्चे का लिस्ट है जो आपने इनकर किया है फॉर रिसीविंग द डिविडेंड फ्रॉम वेरियस कंपनीज एज हाईलाइटेड अबव। अच्छा, उसके अलावा भी आपको कुछ दिया है कि उस कंपनी का बिजनेस इनकम अपना खुद का कितना है? 40 लाख का। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड इग्नोरिंग द मैट। Assuming that A Limited has distributed dividend of ₹4,20,000 in February 2016, compute the additional income tax payable by it under section 115O। स्टूडेंट्स ये 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर DDT, शायद यही पूछ ले।
एग्जाम में। तो जस्ट बी केयरफुल एज फार एज दिस वेरी क्वेश्चन इज कंसर्न। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें दोनों कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपको करनी है। कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स मैं आपको बस फॉर्मेट बताता हूं, क्योंकि ये मैंने रेगुलर बैच और कैप्सूल में यही प्रॉब्लम करवा दिया है। बस एक क्विक रिकैप ले लूंगा आपके लिए। क्योंकि क्वेश्चन में दो चीज बताई गई है कि हमें टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और दूसरा पॉइंट आपकी डीडीटी है। तो टोटल इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पीजीपी आपको दे दिया गया है, इसमें तो ये कंप्यूटेड है, तो पहले से आपकी कंप्यूटेड अमाउंट है यहाँ पे दे दिया गया है, तो कंप्यूटेशन तो ऐसे भी आपको करना नहीं है। फिर जो आईएफओएस होगा, इसमें आपको फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिला है वो ऐसे लिखूंगा, मोर देन 26% वाला केस क्या क्या था। तो मोर देन 26% वाला केस, इसको अलग से छांटना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स। मोर देन 26% वाले केस को अलग से सेग्रीगेट करनी पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर। तो ऐसे केस में इफ यू ओनली फोकस ऑन दैट मोर देन 26% वाला कैटेगरी, तो उसमें मुझे मोर देन 26% वाली कैटेगरी में पीक्यूआर एंड एलएमएन, ये दो फॉरेन कंपनी से मिला हुआ है यहां पे, पीक्यूआर और एलएमएन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इन दोनों का अमाउंट आपको ग्रॉस बेसिस पे लेना पड़ेगा, विदाउट डिडक्शन अंडर सेक्शन 1, विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। तो ये ग्रॉस बेसिस पे लोगे, नो एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड as deduction in view of section 115 BBD। 115 BBD इसको रोकता है कि आपको कोई भी लॉस या एक्सपेंडिचर का सेट ऑफ नहीं लेना है इस पर्टिकुलर डिविडेंड इनकम से जो 115 BBD में टैक्स होगा। दूसरा है लेस देन 26% वाला कैटेगरी, वो डिविडेंड आपको मिला था स्टूडेंट्स XYZ INC डॉट से। तो XYZ INC डॉट से जो मिला था इनर कॉलम में लिख लें आप लोग, और फिर उस पर्टिकुलर अमाउंट में से आपको क्या एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, अगर कुछ हुआ है तो। क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से क्या होगा, टैक्स होगा स्टूडेंट्स। ये नॉर्मल तरीके से क्या होगा, टैक्स होगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल तरीके से टैक्स होगा, इस वजह से हमें इस पे एक्सपेंडिचर जो हमने इनकर किया होगा तो उसकी डिडक्शन हमें मिल जाएगी while calculating this particular net dividend from the foreign company। इसके अलावा डोमेस्टिक कंपनी से जो आपको मिली है स्टूडेंट्स, जो डिविडेंड मिला हुआ है वो तो आपको पता ही है, that shall all be exempt। तो इससे कोई आपको जो लास्ट कैटेगरी है वेरियस सब्सिडरीज का जो केस आपको दिया गया है, ये सब चीज एग्जेम्प्ट है, और यहां पे हम लिख देंगे निल, ठीक है। यहां पे लिख दिया जाएगा निल। चलिए स्टूडेंट्स, तो उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा आपकी टोटल इनकम, एंड देन फाइनली टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी के लिए क्योंकि वो स्पेशल रेट है 115 BBD वाला कैटेगरी का, यहां पे 115 BBD एट द रेट ऑफ 15%। तो वो दो आपके कंपनी हो गए जो डिविडेंड आपको मिला है, PQR और LMN का, ये हो गया। दूसरा आपके पास बैलेंस इनकम जो बचेगा, %30 का रेट लग जाएगा। अब मेरे हिसाब से इस पे 1 करोड़ के ऊपर इनकम नहीं जा रही है, तो सरचार्ज जो होगा इसमें नॉट एप्लीकेबल एज टोटल इनकम इज लेस देन ₹1 करोड़। और फिर आप एजुकेशन सेस 3% के हिसाब से लगा दें, और ये आपकी आंसर फाइनली आपको मिल जाएगी टैक्स लायबिलिटी, ठीक। सो दिस वुड बी ऑल दैट शैल बी रिक्वायर्ड। ये पहला पॉइंट हो गया। अगर ये कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स, तो अब डीडी की तरफ आ जाओ। डीडीटी में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे
डीडीटी में क्या करना होगा आप लोग को, डिविडेंड डिक्लेयर कितना होगा वो आप देंगे। इसने खुद ने डिविडेंड कितनी की डिक्लेयर कर रखी है, खुद ने डिविडेंड कितनी की डिक्लेयर कर रखी है, यहां पे 4,20,000 की। और इसमें से आप माइनस करेंगे, इसमें से आप माइनस करेंगे द डिविडेंड रिसीव्ड किससे, इंडियन सब्सिडरी, इंडियन सब्सिडरी। तो वो जो डिविडेंड इन्होंने रिसीव किया इंडियन सब्सिडरी से वो एक रिड्यूस होगा। एंड द सेकेंड वन, अच्छा इसके फॉरेन सब्सिडी स्टूडेंट सिर्फ लेकिन एक ही है और आपका वो फॉरेन सब्सिडी है LMN। ये आपका आ गया। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली ये पर्टिकुलर पॉइंट बन जाता है स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये मैंने आपके साथ अब डिस्कस कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए, सो फार एज जो मैं कह सकता हूं अपने एंड से, जहां तक इसकी फीलिंग जा रही है कि ये शायद क्वेश्चन पूछ लें एज फार एज एग्जामिनेशन आर कंसर्न। विद दैट नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक इट फॉरवर्ड द डिस्कशन ना। अब कुछ स्टूडेंट्स असेसमेंट ये टाइप के कुछ केस लॉस हम लोग कर लेते हैं, जहां पे मुझे लगता है कि जो आरटीपी में काफी उन्होंने एक्सटेंसिव कुछ कवरेज कर लिया केस लॉस का, तो वो केस लॉस को भी तुरंत हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट दिस पर्टिकुलर केस लॉस आर आल्सो बीइंग कंसिडर्ड व्हाइल वी डिस्कस इट फर्दर। स्टूडेंट्स नोटिस करना कि ये अब मैं कुछ केस लॉस रिलेटेड डिस्कशन करूंगा, इसके बाद जो बाद में कल की वीडियो रहेगी स्टूडेंट्स, जो और एक वीडियो लास्ट वीडियो रहेगी, ये हो सकता है कि कुछ सेगमेंट जो है कुछ सेंटर्स में मैंने पहले से करवा दी है, लेकिन कल वाली जो वीडियो होगी स्टूडेंट्स, जो लास्ट अब वीडियो बच जाएगी इसके बाद, दैट पर्टिकुलर वीडियो कोई भी सेंटर में अभी तक मैंने किया नहीं है। तो इस वजह से लास्ट वीडियो जो बनेगी तो वो सारे सेंटर्स देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स में हमने ये पर्टिकुलर डिस्कशन भी कर लिया होगा फॉर द डिस्कशन विच आई एम गोइंग टू हैव इट फ्रॉम नाउ। तो ठीक है, जहां पे हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जो लास्ट वीडियो होगा स्टूडेंट्स वो सारे सेंटर्स देखेंगे, दैट विल बी समथिंग विच हैज टू बी लुक्ड अपॉन केयरफुली। ठीक है, वो वाइंडिंग अप करूंगा अल्टीमेटली आफ्टर योर ऑल द पेपर्स, एक तरीके से क्लोजर हो जाएगा ये पूरे सीरीज का सो फार एज नवंबर 16 इज कंसर्न। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स कुछ अब जल्दी से, अभी इस कॉन्टेस्ट में मैं आपको केस लॉस भी कुछ करवा दूं। यहां पे स्टूडेंट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 9, तो हेडिंग दे रहा हूं MTP3 क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 9। Let's look upon to this now. Whether the action of the income tax authority is valid in the following cases. अब ये स्टूडेंट्स सारे के सारे जो जजमेंट्स हैं आपको इसी तरीके से ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन में, तो आपको एक तरीके से क्या होना चाहिए कि क्वेश्चंस का भी एक रेलेवेंस रहना चाहिए कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में वो ड्राफ्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंगली वो रेलेवेंस भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आप बेकार में अल्टीमेटली कुछ सोच के चल रहे हो, और जिस तरीके से आप पढ़ते भी हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टूडेंट्स पूरे के पूरे जजमेंट पढ़ लेते हैं और जब लिखने की बारी आ जाती है तो बहुत ही डेफिसिट देखी जाती है कि वो लिख नहीं पाते। समझ में तो सबको चीज आ ही जाता है केस लॉ, शायद ये केस लॉस के जब भी जानकारी आप लोग को है, लेकिन दिक्कत जैसे मैंने बताया ना कि मार्क्स तो मिलने नहीं है,
क्योंकि लिखने के समय पे आप लोग फिसल जाते हो। तो ये पर्टिकुलर केस लॉ स्टूडेंट्स, यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द केस ये था कि सर्वे अल्टीमेटली एसएससी ने किया था, एओ ने किया था, यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने सर्वे करवाई थी 133A में। और वो सर्वे के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि सर्वे हो जाने के बाद कोई ऐसे कुछ फाइंडिंग्स नहीं थी जिसपे ऐसा बन सके कि एओ के पास कोई रीजन टू बिलीव हो कि द इनकम ऑफ द एसएससी हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तो वो बिलीफ एज सच नहीं था, उस सर्वे के बेसिस पे कोई बिलीफ फॉर्म नहीं हुई थी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या, क्योंकि सर्वे किया है, क्या वो अपने आप में काफी है? एंड टू दैट दी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट इन हेमंत ट्रेडर्स में कहा गया था कि सिर्फ सर्वे के बेसिस पे आप ये 147 की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं कर सकते हो बाय सर्विंग नोटिस अंडर 148, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, द बिलीफ। दैट बिलीफ इज द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट सो फार एज द रीओपनिंग इज कंसर्न। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पे जो आंसर लिखूंगा, यहां पे जो आप लोग आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वन। स्टूडेंट जब भी कोई क्वेश्चन केस लॉस का होगा तो, और आपको केस लॉ का मैं आपको पहले चीज बता दूं, स्टूडेंट्स लोग काफी पूछते रहते हैं कि सर क्या हमें नाम याद रखना है? देखो हो सके तो रखो याद नाम, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब कितने गंभीर थे वो भी शायद एग्जामिनर को रहता है कि हाँ भाई बहुत मेटिकुलसली उसने अपनी पढ़ाई की है। नाम जितना हो सके पॉसिबल हो तो याद रखो, लेकिन अगर बाई चांस नाम याद रहे भी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स लोग को ये तो पता रहता है कि सर मुझे यार केस लॉ पता है कि ये केस लॉ पे क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा भी था अच्छे से, लेकिन एन मौके पे चूक गया कि मैं नाम भूल गया, तो फिर हमारा आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो मैं स्टूडेंट्स आप लोग को यही कहूंगा कि अगर आपकी तैयारी कोशिश ईमानदार थी और आपने तैयारी भी ठीक ठाक की है, वो केस लॉ को पढ़ के आप निकले थे, तो जरा भी आप संकोच मत करिए, सीधा आप अल्टीमेटली पहले पॉइंट में लिख देना। नाम अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नाम याद नहीं भी है तो भी आप लिख ले पहले पॉइंट में दैट द फैक्ट्स ऑफ द केस। जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं यहां पे इसी केस में, देखो मैं दो तरीके से मैं आपको लिखवा देता हूं। पहला जहां पे आपको नाम याद है, दूसरा जहां पे आपको नाम याद नहीं है, तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन पता चल जाएगी। देखिएगा, द फैक्ट्स ऑफ द केस relates to the decision in Hemant Traders case where the court has held that the notice served under section 148 merely on the basis of the survey operation is invalid। और अंडरलाइन कर लेना चाहिए आपके मेन इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में किस तरीके से लिखोगे, तो ये पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट आप बनाओगे इस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन बनेगी। ठीक है, अब यही पहले पॉइंट पे अगर बाय चांस अगर मुझे पता नहीं रहे तो कैसे लिखूंगा? तो ऐसा लिख दे सकते हो आप लोग स्टूडेंट्स, दैट द फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे जरूर, लेकिन ये बताओगे एग्जामिनर को, देखिए जनाब मुझे पता है कि ये केस लॉ पर है, रीसेंट केस लॉ पे है, ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं नाम भूल गया। रिलेट्स टू ऐसा लिख देना। recent decision of the High Court
where it was held that, where it was held that, वही सब चीज बाद में रिपीट करना है, वही सब चीज वापस क्या करना है आपको, रिपीट करना है। कोई स्टूडेंट्स ये कहेगा कि सर ये तो बताइए, सब चीज आपने ये करवा दिया, लेकिन हमें ये बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होगी कि हमें कैसे पता है कि वो हाईकोर्ट है या नहीं। अगर हम वो नाम भूल गए तो, हाईकोर्ट का अगर हम नेम अगर वो भूल गए तो फिर बताओ क्या होगा ऐसे केस में। तो नेम की बात अगर आती है ना हाईकोर्ट की, जो मैं बात करता हूं, यहां पे ध्यान रखना, उतना तो स्टूडेंट आपको पता रहना चाहिए कि ये हाईकोर्ट पर है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट देखो, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तो आपको आइडिया रहेगा कि यार ये 4-5 डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के, उतना तो मिनिमम उम्मीद की जा सकती है कि यार अल्टीमेटली आपको सीए फाइनल का एग्जाम लिख रहे हो, उतना तो मिनिमम उम्मीद की जा सकती है कि हाँ भाई आपको पता है कि ये सब जो अल्टीमेटली केस जजमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट लेवल पर आए हैं। 3-4 केस ही है, कुछ ज्यादा तो ऐसा नहीं है कि आपको 50-60 जजमेंट याद रखने। तो मैं तो आपसे उतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि भाई 5-6 जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उसको छांट लें बाजू में, और उसके बारे में तो आपको आइडिया है ही है। तो अगर अल्टीमेटली ये केस है तो फिर बैलेंस जो भी जजमेंट जो आपने पढ़े हैं वो हाई कोर्ट के होंगे, 5-6 वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के होंगे। अल्टीमेट उसको बाजू में कीजिए, उस पर अच्छी रिवीजन बना के रखिए कि हाँ भाई मुझे नाम भी मालूम है और ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। उसके अलावा अल्टीमेटली अगर आपको नाम भूल गया तो इतना तो पक्का रहना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है तो हाई कोर्ट का ही होगा। दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू आर सपोज टू पुट अक्रॉस योर आंसर्स। ठीक है ना। चलिए, अब ये अगर कर लिया आपने स्टूडेंट्स, तो फिर जो सेकेंड पॉइंट में आइएगा और जल्दी से अपने आंसर्स लिखना। ये सर्वे ऑपरेशन में स्टूडेंट्स रीजन टू बिलीव का केस था यहाँ पे। पॉइंट नंबर बी में आप लिखोगे स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नंबर बी जो होगा रेलेवेंट सेक्शन पे आपको अपना जितना हो सके रेलेवेंट सेक्शन आपका सेकंड पॉइंट बनना चाहिए प्रेजेंटेशन में। रेलेवेंट सेक्शन आपका सेकंड पॉइंट बनना चाहिए। रेगुलर कैप्सूल वालों, आप लोग को मैंने ये पूरी तैयारी करवा के रखी थी। प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट रेगुलर में तो खासकर ज्यादा प्रैक्टिस आपकी काफी बनी हुई थी हर एक सेक्शन प्रेजेंटेशन को लेके। तो चलिए, लास्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट है आप लोग के लिए कि पहले आप लिखोगे वो 147 का अंडर सेक्शन 147 दी एओ shall the AO having reason to believe that the income has escaped assessment, underline करिए the word reason to believe that the income has escaped assessment, then subject to सेक्शन, ये सब्जेक्ट टू सेक्शन यहाँ पे पूरा हो, सब्जेक्ट टू सेक्शन 148 to 153, he shall assess such income or any other income which comes to his notice subsequently during the course of assessment under section 147। जो क्वेश्चन का जो की फ्रेज है, की फ्रेज को आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, उसी पे ये पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे अब आपको अल्टीमेटली एनालिसिस पे आना है। इस कॉन्टेक्स्ट में
लिखना यहाँ पे वेयर नथिंग हैज बीन फाउंड ड्यूरिंग द सर्वे ऑपरेशन which shall indicate that the income chargeable to tax has escaped assessment then the reopening cannot be considered as valid. Cannot be considered as valid. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अब आपके सामने आ चुका है और अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ये एनालिसिस और कंक्लूजन इसी में होके ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है. सो विद दिस वन स्टूडेंट्स, ये मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया. नाउ देन आफ्टर दिस जो पॉइंट हम अब डिस्कशन में लेंगे, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन में आ जाओ. ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट केस है. ये बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन स्टूडेंट्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट. मार्क कर लेना, गोदरेज इंडस्ट्रीज का ये केस है. इसमें ये देखो पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स. नोटिस अंडर 148 was issued to the company on the ground that the provision for doubtful debts and provision for depletion in the long-term investment debited to the profit and loss account were unascertained liability and hence to be added back in computing the book profit. Subsequently, during the pendency, by retrospective amendment, it was provided to add back any amount set aside as provision for diminution in the value of asset. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एज सच आई थिंक फाइनेंस एक्ट 2008 का ये अमेंडमेंट था विच वाज टू ओवर रूल एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उस समय पे था इन HCL कॉमनेट सिस्टम्स लिमिटेड. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उस समय का और उसी को ओवर रूल करके एक अमेंडमेंट आया था शायद FA 2008 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. देखिए हुआ ये है स्टूडेंट्स, इसमें उन्होंने स्टूडेंट्स ये मैथ पे है ये कॉन्टेक्स्ट में, ये जो आपका सेकेंड पॉइंट है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है. ये एक डिडक्शन डेबिट मारा गया है और दूसरा है 2 प्रोविजन फॉर डिमिनिशन in the value of the asset. ये 2 डेबिट्स है, ठीक है. सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. अब आपको तो स्टूडेंट्स आज का जो न्यू ये पॉइंट है, करंट पोजीशन, पहले का पोजीशन क्या था आपको बता दो. यहां पे ओल्ड पोजीशन
एंड द न्यू पोजीशन। ओल्ड प्रोविजन में ये था बुक प्रॉफिट के, ये बुक प्रॉफिट की बात है। जब बुक प्रॉफिट हम 115 जेबी में कैलकुलेट करते हैं, उसमें कुछ ऐसा था कि नेट प्रॉफिट एज पर शेड्यूल 6 पहले हम सिर्फ ऐड कर, कुछ स्पेसिफाइड एडिशंस है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कुछ स्पेसिफाइड एडिशंस है। और पहले के जो लॉ में हम थे जो ऐड करते थे, सिर्फ और सिर्फ करते थे ऐड ओल्ड में प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी। और अब ये जो नया पोजीशन है वहां पे स्टूडेंट्स हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर एक अनसर्टेन लायबिलिटी के लिए, ये पॉइंट बनता है। और दूसरा जो बनता है दैट इज फॉर प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो ये वेरियस एड बैक्स हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को यहां पे मिल जाता है द बुक प्रॉफिट। ठीक है, ये लेटेस्ट ये एफए जैसे बताया एफए 2008 उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो आया था स्टूडेंट्स, ये जो अमेंडमेंट हुआ था, ये अमेंडमेंट आया था विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जिस बेसिस पे ये प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट को भी क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। तो ये आपको मैंने फैक्चुअल एस्पेक्ट बता दिए। अब आ जाइए स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, यहां पे आपको स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट एज पर शेड्यूल 6 बताया गया है कि क्या है, सो दैट आई थिंक एवरीवन इज नोन। ये एज सच केस स्टूडेंट्स इस टाइम का था ओल्ड पोजीशन, मतलब कि ये शुरुआत देखो कब हुआ था, when this particular situation came into picture। यहां पे केस इस जमाने का था जब एसएससी ने डेबिट लिया अपने नेट प्रॉफिट में, और वजह था डिपार्टमेंट ने इसको ऐड किया। उसका रीजन ये बोला, ये एओ का जो एडिशन था कि भाई आपको बुक प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए ये दोनों अमाउंट को ऐड करना होगा, क्योंकि उन्होंने क्या तर्क रखा, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी। ये दो जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया है, दैट प्रोविजन इज टुवर्ड्स द अनसर्टेन लायबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये पोजीशन डिपार्टमेंट का सही है, यहां पे क्या ये पोजीशन डिपार्टमेंट का सही है? तो डिपार्टमेंट तो वाकई में गलत निकल गया, क्योंकि ये डेफिनेटली किसी भी एंगल से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोल लो या प्रोविजन फॉर डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ एसेट बोलो, ये किसी भी एंगल से कहा नहीं जा सकता एज द प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी। ठीक है, अब जब ये केस चल ही रहा था तो ऐसे केस में तब तुरंत अमेंडमेंट हो गया था इसका, और अब हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। तो अब डिपार्टमेंट ये शय ले रहा है कि देखिए भले ही रीजन कुछ भी क्यों ना हो, हमने जो एक्शन लिया वो इस रीजन की वजह से लिया। हमने जो एक्शन लिया वो किस रीजन की वजह से लिया था, ये रीजन की वजह से। लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेंसी, क्योंकि अब अमेंडमेंट आ चुका है और अमेंडमेंट पे जो पॉइंट रखा है वो पॉइंट हमारे एडिशन को समर्थन दे रहा है, वो पॉइंट हमारे एडिशन को समर्थन दे रहा है, इस वजह से हमारी 148 की जो नोटिस है वो वैलिड है। तो हमने जब नोटिस दी थी 148 की नोटिस दिया था, तो उसका रीजन ये था, उसका ग्राउंड ये था। ऑब्वियसली ये ग्राउंड सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जब पेंडेंसी थी तब अमेंडमेंट आया, और जो ग्राउंड उन्होंने अमेंडमेंट का रखा वो ग्राउंड हमारे एडिशन को सपोर्ट कर रहा है, भले ही वो ग्राउंड हमारे रीजन ऑफ रीओपनिंग से अलग है, हमारे उस रीजन ऑफ रीओपनिंग से अलग है।
जो ग्राउंड ऑफ अमेंडमेंट है हमारे उस रीजन ऑफ रीओपनिंग से अलग है, तो भी हमारा नोटिस कम से कम वैलिड हो गया। तो क्या ये एओ का नोटिस 148 में जो दिया गया है उससे वैलिड समझा जाए? एंड आंसर इज नो, क्योंकि आपका नोटिस सही है या नहीं वो उसी रीजन के बेसिस पे तय किया जाएगा जिस रीजन से आपने रीओपनिंग की शुरुआत की, ना कि जो एक अमेंडमेंट हुआ है जो एक नया ग्राउंड रखता है ऑफ एडिशन, जो आपके एडिशन को एक तरीके से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ऐसे केस में आप वो नए अमेंडमेंट का सहारा लेके अपने एडिशंस को ये आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सो द रीजन हैज टू बी दिस रीजन जिस बेसिस पे आपने इसकी रीओपनिंग की शुरुआत की, और ना कि वो रीजन जो अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ एडिशंस। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स आया है। तो जल्दी से इसमें जो पॉइंट बनेगा, मैं सिर्फ अभी आपको स्टूडेंट्स जो की एरिया है वो बस बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1 में आप वो केस लॉ का नाम लिखोगे। तो इसमें था स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पॉइंट है इसका आंसर का स्ट्रक्चर बस बना देता हूं जल्दी से। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो बाकी जैसा ऊपर का ढांचा है वैसे ही आप उतारोगे। बॉम्बे हाई कोर्ट, प्रोविजन में आप क्या लिख देंगे 147। स्टूडेंट्स ये जो प्रेजेंटेशन है 4 मार्क के लिए रहेगा, तो 3 मार्क के लिए है, तो आप ये प्रोविजन को स्किप करके सीधा एनालिसिस के लेवल पर आ सकते हो। एनालिसिस के लेवल पर आ सकते हो अगर 3 या 2 मार्क का क्वेश्चन है तो। और थर्ड में आप एनालिसिस पे आ जाइए। लिखो यहां पे द पोजीशन ऑफ लॉ एज ऑन द डेट ऑफ issue of notice under section 148 must be looked into and the retrospective amendment subsequent to the issue of notice cannot validate the notice issued earlier on different ground. Position of law as on the date of issue of notice under section 148 must be looked into and the retrospective amendment subsequent to the issue of notice cannot validate the notice issued earlier on different ground. Notice issued earlier on different ground. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है एनालिसिस कंक्लूजन। ये एक ही पॉइंट पे आप समेट सकते हो। दैट एग्जैक्टली द अप्रोच दैट यू नीड टू अडॉप्ट। अगर कंप्लीट हो चुका स्टूडेंट्स, तो अब आइएगा टुवर्ड्स योर लास्ट पर्टिकुलर ये अदर पर्टिकुलर जजमेंट में आ जाओ जल्दी से। और जजमेंट में स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको करवा दिया रेगुलर और कैप्सूल में, ये काफी हद तक हमने इसको चर्चा भी ले ली है। ये कंट्रोवर्शियल इश्यू है स्टूडेंट्स। AO makes reassessment on fresh ground found during the course of reassessment when the original reason recorded for reopening the assessment did not survive. Original reason recorded for reopening the assessment did not survive. इसको मैंने काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस करवा दिया स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, तो मैं अब ज्यादा इसको टूल नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, ये आपका जो केस है जो आरटीपी के केस में है स्टूडेंट्स, इसको अल्टीमेटली
ये केस बना हुआ है। पहला पॉइंट जो केस लॉ का है, एन गोविंदा राजू, कर्नाटक हाई कोर्ट। इसको भी मैंने पहले ले लिया था स्टूडेंट्स आप लोग के लिए। एन गोविंदा राजू, कर्नाटक हाई कोर्ट। स्टूडेंट्स यहां पे आपको 147 अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर लिखवाया था, ये प्रोविजन पहले आपको मैंने लिखवा दिया था। देखिए प्रोविजन पढ़िए एक बार, जल्दी से रीड करो प्रोविजन को। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, एट एनी अदर पर्टिकुलर इनकम और एनी अदर इनकम which comes to his notice subsequently during the course of the assessment, ये उस पर्टिकुलर पॉइंट को दर्शाता है स्टूडेंट्स यहां पे। सो ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दीजिएगा, बी केयरफुल। और एनी अदर इनकम विच कम्स टू द नोटिस सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट सेक्शन 147। यहां पे पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो हमें ये है कि इस पर्टिकुलर केस में या फिर इस पर्टिकुलर जजमेंट पे एसएससी जो हम कहेंगे, द एसएससी हु इज देयर, उस एसएससी को आपने जब रीओपनिंग की शुरुआत की थी तो एक मुद्दा रखा था, एक रीजन था आपके पास, और वो रीजन के बेसिस पे आपने क्या किया है, आपकी रीओपनिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। अब हुआ ये कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स आपको और दूसरे रीजंस भी प्राप्त होते हैं, आपको दूसरे रीजंस भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। और शायद उस नए रीजंस की वजह से हो सकता है कि और भी कोई एडिशनल इनकम कैप्चर करने में मौका मिले आपको, कुछ नए इनकम भी और सामने आ जाए, isn't it? या फिर जो ओरिजिनल रीजन जो आपके पास था, वो ओरिजिनल रीजन अल्टीमेटली उसको और क्या मिल जाता है, एक तरीके से कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई जिस बेसिस पे हमने इसकी रीओपनिंग की थी वो सही था। जो भी हो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि जब आप रीओपनिंग करते हो तो अल्टीमेटली एक रीजन होता है, और वो रीजन के बेसिस पे अल्टीमेटली आपकी रीओपनिंग शुरू होती है 147 में, कार्रवाई शुरू होती है 147 में। ड्यूरिंग द पेंडेंसी अल्टीमेटली और भी नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप अब क्या कर रहे हो, आप उस सिनारियो में पेंडेंसी के समय पे और भी इंफॉर्मेशन आप मंगा सकते हो फ्रॉम द एसएससी। तो उस नए इंफॉर्मेशन, नए एविडेंस, नए फैक्ट से आपको नए कुछ जानकारी मिलती है। शायद वो नए जानकारी एक नया इनकम भी क्या कर सकता है, आप नए इनकम की तरफ भी बढ़ सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। तो यहां पे जो मूल मुद्दा ये था कि अगर जो ओरिजिनल रीजन है जिसके बेसिस पे हमने क्या किया, रीओपनिंग की शुरुआत की, फिर ड्यूरिंग द पेंडेंसी के समय पे कुछ नए रीजंस भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रीजन था वो किसी वजह से
अब वो एक तरीके से क्या था, फिक्शन निकल गया, एक तरीके से क्या था, वो अपने आप में उतना वो बिलीफ वाला क्रेडेंशियल नहीं रखता है। एक तरीके से सिनारियो ये बनता है कि ओरिजिनल रीजन आप उसे दरकिनार कर देते हो, और अब जो नया रीजन मिला आपको इंडिपेंडेंसी, आप उसी के बेसिस पे ही अपना असेसमेंट को कंक्लूड करते हो। तो क्या आप ओरिजिनल रीजन को साइड में करके नए रीजन जो आपको मिलते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी, क्या उसके बेसिस पे अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकते हो? स्टूडेंट्स, आईसीआई के केस लॉ की किताब में ये पहले पॉइंट में मैंने आपको पहले भी बताया था, इन दैट टू डिसीजन ऑफ मैक फेन इन्वेस्ट एंड रेनबैक्सी लेबोरेटरीज, ये दोनों जजमेंट पे तभी आपको बताया भी गया था कि कैसे वहां पे कोर्ट, ये हाई कोर्ट लेवल पर है, तो ये कोर्ट किस तरीके से डिवाइडेड है। जहां पे महक फेन इन्वेस्ट के केस में स्टूडेंट्स आपको तभी मैंने बताया था कि नहीं, ये वहां पे डिसीजन जो दिया गया था थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने महक फेन इन्वेस्ट कहता है कि नहीं कर सकते हो आप अल्टीमेटली इस तरीके से भी कार्रवाई कर सकते हो, दैट इज जो रीजन आपको मिलता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, उसी के बेसिस पे आप अपना असेसमेंट कंक्लूड कर सकते हो। ओरिजिनल रीजन जरूरी नहीं है कि वो आपका बेसिस बने फॉर द कंक्लूजन ऑफ योर असेसमेंट। ओरिजिनल रीजन जरूरी नहीं है कि वो आपका बेसिस बने फॉर द पर्पज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द असेसमेंट। आपको जो रीजन मिला है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, आप बस उसी के बेसिस पे क्या कर सकते हो, अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हो। ये महक फेन इन्वेस्ट का केस था। रेनबैक्सी ने क्या कहा था आपको, रेनबैक्सी के केस में क्या कहा गया था, बॉम्बे हाईकोर्ट डिसीजन था। रेनबैक्सी कहता है कि नहीं, आप सिर्फ उस नए रीजन की वजह से अपना असेसमेंट कंक्लूड नहीं कर सकते हो अगर ओरिजिनल रीजन सरवाइव अगर नहीं कर जाता है तो। मतलब कि ओरिजिनल रीजन का सरवाइव करना जरूरी है अगर अब आपके असेसमेंट ऑर्डर को वैलिड बनाना है तो। So you are not allowed to do the assessment only on the basis of the new reason which you have found during the course of your assessment. आपको अगर असेसमेंट अपनी कंप्लीट करवानी है तो डेफिनेटली वो ओरिजिनल रीजन को भी आपको साथ में रख के अपनी असेसमेंट कंप्लीट करनी होगी, तब जाके ही आपका असेसमेंट ऑर्डर वैलिड होगा। दिस वाज द फाइंडिंग्स ऑफ रेनबैक्सी के केस में। अब गोविंद राजू का केस आया स्टूडेंट्स, यहां पे गोविंद राजू का केस है और गोविंद राजू ने भी कहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम भी महक फेन इन्वेस्ट के हिसाब से चलेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल रीजन के बेसिस पे ही अपना क्या करना होगा, असेसमेंट कंप्लीट करना होगा। अगर किसी वजह से ओरिजिनल रीजन सरवाइव नहीं कर जाता तो भी लॉ में आपको परमिशन है कि आप उस नए रीजन जो आपको पेंडेंसी में मिला है उस नए रीजन के बेसिस पे अपना असेसमेंट कंक्लूड कर दो। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अब तो केयरफुल रहिएगा क्योंकि आईसीआई के केस लॉ की किताब में ये दोनों जजमेंट्स को रखा गया है, रेनबैक्सी का भी, महक फेन इन्वेस्ट का भी, और महक फेन इन्वेस्ट के साथ साथ अब एन गोविंद राजू को भी। तो मैं ये कहूंगा स्टूडेंट्स कि आप अपने आंसर्स में ये एन गोविंद राजू या फिर महक फेन इन्वेस्ट, ये केस को आप एज एन अप्रोच बना सकते हो फॉर योर पर्टिकुलर आंसर। यहाँ पे जो मेन आंसर है उसका रखें इस कॉन्टेक्स्ट में। पॉइंट बी में आप प्रोविजन लिख दे 147 का, जो ऊपर मैंने लिखवाया है 147 का, ठीक है ना। और फिर पॉइंट सी में एनालिसिस जब आप कर रहे हो तब यहां पे दो एनालिसिस करना, एक कि असेसमेंट order can be passed on the basis of the reasons which was found during the course of the assessment under section 147.
ठीक है। इसको कॉपी कर लेना स्टूडेंट्स। दूसरा रेनबैक्सी का लिख लो स्टूडेंट्स यहाँ पे, असेसमेंट ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ only the new reasons which was found। अच्छा, इसमें वो गोविंद राजू का आ गया या मैक फैन इन्वेस्ट, ये वाला आ जाएगा। और यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर कैन नॉट बी पास ऑन द बेसिस ऑफ ओनली द न्यू रीजन विच वॉज फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ assessment if the original reason does not survive। यहां पे रेनबैक्सी का केस बन जाएगा। दोनों लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है दोनों लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। यू हैव टू राइट बोथ द थिंग्स, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख लीजिए। स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट मैंने एबीसी एनालिसिस के समय पे आपको बता दिया था। पॉइंट नंबर 4,
Notice under 148 issued to the deceased SSC was issued prior to the limitation period under section 149. However, notice under section 148 was issued to the legal heirs after the limitation period. After the limitation period. ठीक है? After the limitation period. तो अगर मैं ये बात देखूं, विपिन वालिया का केस था स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था। एबीसी वाले जो मैंने बताया था, तो उस एबीसी एनालिसिस के समय पे ये केस लॉ की मैंने चर्चा की थी। देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा पूरा गेम वो टाइम लिमिट के बेसिस पर है। यहां पे 149 का टाइम लिमिट क्या है? अगर टाइम लिमिट देखेंगे तो टाइम लिमिट ये है that notice under section 148 cannot be issued after the expiry of 4 or 6 years after the end of the relevant AY. 4 or 6 years after the end of the relevant AY. Isn't it? ये वाला पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया था कि जो आपके पास मैंने सेक्शन भी आपको तभी बताई थी कि 159 में प्रोसीडिंग हम डिसीज पर्सन पे नहीं कर सकते। पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था, डिसीज पर्सन पे हम प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, उसकी हम शुरुआत नहीं कर सकते, नहीं तो रिकवरी में दिक्कत आती है। तो यू कैन नॉट डू अ असेसमेंट ऑन अ डेड पर्सन। ठीक है? तो अगर ऐसी बात है तो सेक्शन 159 में अगर आप देखोगे, यहां पे प्रोविजन अल्टीमेटली लिखा हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस दैट प्रोसीडिंग फी आपकी शुरुआत करनी पड़ेगी किस पे? ऑन द लीगल हायर्स। ये प्रोसीडिंग्स आपको शुरू करनी पड़ेगी ऑन द लीगल हायर इन द सेम मैनर if the proceedings in the same manner as if in the same manner in which the proceedings could have been initiated on the deceased person। तो deceased person अगर जिंदा होता तो उस पे हम जिस मैनर से प्रोसीडिंग की शुरुआत करते हैं वही सेम तरीका आपको अपनाना होगा फॉर दी लीगल हायर्स। तो प्रोसीडिंग्स अगर हमें डिसीज पर्सन अगर वो जिंदा होता तो आपको करना पड़ता था within that 4 years or 6 years from the end of the relevant AY। तो अगर आपने लीगल हायर पे भी शुरू करना है प्रोसीडिंग्स तो आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर क्या करना है? आपको अपनी प्रोसीडिंग की शुरुआत करनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लीगल हायर पे प्रोसीडिंग की शुरुआत हुई है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट, तो ऐसे केस में आपका प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स लिखेंगे आप लोग यहां पे, जस्ट हैव अ टेक अ नोट ऑफ दिस वन herein the proceedings can be initiated against the legal hire in the same manner as it could have been taken on deceased person if he would
have been survived. ठीक है, तीसरे में आप लिख देंगे स्टूडेंट्स वो एनालिसिस, और जो एनालिसिस होगा स्टूडेंट्स आपका इस कॉन्टेक्स्ट में, जो एनालिसिस आप करेंगे वो इसी कॉन्टेक्स्ट में होगा आपका फाइनली स्टूडेंट्स। एनालिसिस जो आप करोगे therefore the notice shall be issued on the legal hire within the time limit specified within the time limit specified in section 149, within the time limit specified in section 149. कभी तक हो जाएगा सर? और 10 तो ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स नोटिस क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स नोटिस इनवैलिड हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो नोटिस विच इज बिन देयर वुड बी इनवैलिड। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट बनाया है, यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ नोटिस यहाँ पे क्या हो जाती है, पूरी तरह से चैलेंज हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। दैट एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है इस पर्टिकुलर केस में है कि लीगल हायर को भी अगर आपको कार्रवाई में लेना है तो उनको भी टाइम लिमिट के अंदर ही लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ना सेक्शन, इसको 2 बार लिख लो तो अच्छा है। उतना समझना आसान है, लिखना डिफिकल्ट है। 159 The proceedings can be initiated against the legal heir in the same manner as it could have been taken on deceased person if he would have been survived. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इसी पे है, नहीं तो कुछ और लिख दोगे तो बस समझ जाना कि स्टूडेंट्स मार्क्स आपके कट गए। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पे द AO made inquiries on certain aspects for which requisite documents were furnished by the SSE. On being satisfied by the document placed, the AO accepted the declared income without any further discussion and passed the order under 143(3) without mentioning the inquiries made by him. The CIT initiated the proceeding under 263 on the basis of non-mention and non-discussion of inquiry by the AO. अब ये बहुत ही बुरा केस है। यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या हुआ था कि इस सिचुएशन में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था वो ये है, फोकस करना स्टूडेंट्स इस पे। ध्यान दीजिएगा, इस पे आप फोकस करिएगा स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे लिखनी होगी वो ये होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस सिचुएशन में 263 का प्रोविजन है। अच्छा, पहले केस लॉ का नाम लिख दो। 4th वन केस लॉ का नाम है
कृष्णा कैब बॉक्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट। कृष्णा कैब बॉक्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो प्रोविजन बनेगा स्टूडेंट्स वो होगा 263 का, जहां पे बोला गया कि सीआईटी कैन रिवाइज द ऑर्डर if it is erroneous insofar as it is prejudicial to the interest of revenue. Prejudicial to the interest of revenue students. तो 263 के कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर पॉइंट है, और ये हमें पता है कि the order of the AO should be erroneous insofar as it is prejudicial to the interest of revenue, तब जाके ही CIT वो AO का ऑर्डर क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट ये था कि SSC 143 का असेसमेंट हुआ था। उस असेसमेंट के टाइम पे पॉइंट ये था कि AO ने कुछ SSC से इंक्वायरी की शुरुआत की थी और कुछ उससे सबमिशंस मंगाए थे। कुछ इंक्वायरी की शुरुआत हुई थी और उससे कुछ सबमिशंस मंगाए थे, और वो सबमिशंस के बेसिस पे AO ने अपने SSC ने अपना क्या किया, वो सबमिशंस दे दिया। डॉक्यूमेंट जो भी मंगाए रहेंगे, रिकॉर्ड जो भी मंगाया होगा, दे दिया। अच्छा, अब वो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स लेने से AO क्या है, वो अल्टीमेटली उससे सहमत हो गया कि जो उसकी कंसर्न्स थी वो एड्रेस हो गई। जो भी उसका कंसर्न्स था AO का, अल्टीमेटली वो उस डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या हो गया, एड्रेस हो गया। अब क्वेश्चन यही है कि क्या ऐसे सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि नहीं भाई AO आपने अल्टीमेटली पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की है, इस वजह से आपका जो ऑर्डर है वो एरोनियस हो गया। तो ये कहना कि AO ने कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं की है, या कोई उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, या फिर वो उसने अपने असेसमेंट ऑर्डर में क्या कार्रवाई की है वो उस बारे में चर्चा नहीं की है, तो ये सब जो CIT जो है AO पे तभी, AO के ऑर्डर को तभी रिवाइज कर सकता है जब कोई सब्सटैंशियल फाइंडिंग्स मिले, जिसके बेसिस पे उसको ये पता चले कि AO ने क्या किया है, अल्टीमेटली अपनी कार्रवाई ठीक से नहीं की है। यहां पे AO ने कार्रवाई की और उससे रिकॉर्ड्स मंगा लिए, और रिकॉर्ड्स जैसे उसने देखे उसके बेसिस पे उसके जो कंसर्न्स थे वो एड्रेस हो गए। तब क्या जबरदस्ती SSC को आप क्या करोगे, पूछोगे जस्ट बिकॉज कि भाई CIT कल की तारीख में नाराज हो सकता है कि हमने आपको क्यों और हैरेस नहीं किया, और हैरेसमेंट आपको क्यों नहीं किया, इस वजह से मुझे और भी आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए AO को? एंड आंसर इज नो। तो ऑब्वियस बात है स्टूडेंट्स कि अगर AO का कंसर्न एड्रेस हो जाता है बाय वर्च्यू ऑफ द सबमिशंस ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स फाइल्ड बाय द SSC, तो फिर जरूरी नहीं है कि वो अब आगे भी और उसी पॉइंट को लेके कोई और चर्चा करे। तो आप मतलब CIT AO का ऑर्डर को रिवाइज इस बेसिस पे नहीं कर सकता कि आपने फर्दर कोई डिस्कशन क्यों नहीं की। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट गलत है, एंड दैट एग्जैक्टली वाज दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो एनालिसिस में स्टूडेंट्स वही पॉइंट होगी कि ये जो AO का ऑर्डर था यहाँ पे, ये एरोनियस है या नहीं, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे डालना होगा। वेयर the AO has called for records from the SSC and on the basis of which the assessment was completed, then his order cannot be held erroneous
on the assumption that the AO did not apply his mind or made any further inquiry. तो इस बेसिस पे स्टूडेंट्स पर्टिकुलर पॉइंट कंप्लीट हो जाता है कि ये पूरा असेसमेंट अपने आप में एरोनियस, ये पर्टिकुलर ऑर्डर अपने आप में एरोनियस नहीं माना जाएगा, इवन दो एओ ने अल्टीमेटली आगे कोई भी फर्दर इंक्वायरी उस पॉइंट पे नहीं की है। क्यों नहीं की होगी? क्योंकि वो सेटिस्फाई हो चुका है विद द डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैज बीन सबमिटेड बाय हुम, बाय द एसएससी। तो ये केस तो मुझे लगता नहीं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोग रेफर करें, आरटीपी में रखा गया है, उतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लग रहा है। ये केस स्टूडेंट पॉइंट नंबर 6 और उससे ज्यादा मुझे पॉइंट नंबर 7 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, पॉइंट नंबर 7। लेकिन पहले पॉइंट नंबर 6 देख लें यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में। द डिपार्टमेंट चैलेंज द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील ऑन द मैटर रिलेटिंग टू अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80IB before the ITAT. During the pendency of the appeal, the CIT issues the notice under section 263 disallowing the deduction under section 80IB. स्टूडेंट्स ये पूरा पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर पे। आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 263 के अंदर एक प्रोविजन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर तो आप समझते होंगे, मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई ऐसा मुद्दा जो फिलहाल पेंडिंग है, अगर कोई ऐसा मुद्दा जो फिलहाल क्या है स्टूडेंट्स, पेंडिंग है, सो एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट विच इज पेंडिंग बिफोर, अगर कोई मुद्दा कोई फिलहाल पेंडिंग है इन द अपील, तो सीआईटी अगर उस एओ को ऑर्डर को रिवाइज अगर करना चाहता है तो वो सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे रिवाइज कर सकता है जो अपील का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो। वो उन्हीं मुद्दों पे अल्टीमेटली रिवीजन दे सकता है जो अपील का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो। So that is the reason why the jurisdiction of the CIT under section 263 shall be only on those matters which are not been made as a subject matter of appeal. और यही पॉइंट इस पॉइंट नंबर 6 में आ रहा है, जो ये केस लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर पर है। तो इस पे तो बस स्टूडेंट्स आपको फोकस उसी पे करना है, पार्शियल मर्जर पे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 का ये जो होगा पहला केस लॉ जो आपका बता दो, पहला पॉइंट है फोर्टा लेजा डेवलपर, फोर्ट नहीं फोर्टा लेजा डेवलपर, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये वाला पॉइंट है। सेक्शन 263 का पॉइंट लिखोगे यहां पे, सेकंड पॉइंट प्रोविजन सीआईटी कैन रिवाइज ओनली दोज मैटर्स which are not being made as subject matter of appeal. CIT can revise only those matters which are not being made as subject matter of appeal. Last point यहाँ पे एनालिसिस में लिख देना जो भी होगा कि इस केस में क्योंकि ये मैटर अपील में पहले से ही है, इस वजह से सीआईटी उस पर्टिकुलर मुद्दे पे अपनी रिवीजन की कार्रवाई नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता ये कंक्लूजन है। तो यहाँ पे एनालिसिस में वो लिख के यहाँ पे इनवैलिड लिख देना एंड में। क्या लिखोगे आप? क्योंकि वो मुद्दा पहले से अपील में है, इस वजह से उस मुद्दे पे सीआईटी अपनी रिवीजन की कार्रवाई नहीं कर सकता। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट भी हमने अब कंप्लीट कर लिया। नाउ विद दैट वी कम अक्रॉस टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बना हुआ है।
अगला वाला केस स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट हो गया आप लोग का? ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। इसका मैं सीक्वेंस बता दूं, लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका पॉइंट आपको पहले बता दूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो पॉइंट अल्टीमेटली बना हुआ था आपके सामने तुरंत रखता हूं। सिचुएशन कुछ ऐसी थी इसमें कि एसएसएओ यहां पे देखो, पहले हुआ क्या था कि सीआईटी के पास आपको पता है ट्रस्ट का ये केस है। ट्रस्ट के एग्जाम्पशंस अल्टीमेटली स्टूडेंट्स आपको लेने पड़ते हैं, और एग्जाम्पशंस लेने के लिए आपको एप्लीकेशंस देनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन दोगे आप सेक्शन 12AA में। सीआईटी ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। शायद सीआईटी ने महसूस किया होगा उस समय पे कि ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो चैरिटेबल नहीं है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस द एप्लीकेशन वाज बीइंग रिजेक्टेड। ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट ये था इसके अंदर कि अब क्योंकि भाई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था, तो एओ ने क्या कर दिया, एओ ने अपनी 143 की ऑर्डर पास कर दी, और उस 143 के ऑर्डर में विदाउट गिविंग द बेनिफिट ऑफ एग्जाम्पशन उन्होंने क्या कर दिया, इनकम एसेस कर दिया ट्रस्ट का, और उस पर टैक्स लायबिलिटी बना दी। अच्छा, इन द मीन टाइम ये जब चल ही रहा था, तब वो ट्रस्ट ने वो सीआईटी का जो रिजेक्शन ऑर्डर था उसको उन्होंने क्या कर दिया, उस पर अपील फाइल करवा दी। स्टूडेंट्स, अपील फाइल करवा दी। तो अकॉर्डिंगली सीआईटी का जो रिजेक्शन ऑर्डर बना था उस पर उन्होंने अपील फाइल करवा दी, और एक केस पहुंच गया अपील में। अब ये सिचुएशन में अपील में आईटैट ने ये कहा कि नहीं, सीआईटी आपका जो रिजेक्शन ऑर्डर जो है वो गलत है, ये ट्रस्ट चैरिटेबल है और उन्हें एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ग्रांट करनी चाहिए। तो अब आईटैट के ऑर्डर के बेसिस पे अब उस पर्टिकुलर एसएससी की जीत हुई, ट्रस्ट की जीत हुई, जिसके बेसिस पे अब उन्हें एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिलने वाली है। अब यहां पे एक पॉइंट देखना स्टूडेंट्स कि जैसे उसको आईटैट से ऑर्डर आया, यही एसएससी ने क्या किया, उसने एओ के ऑर्डर 143 का जो ऑर्डर पास किया था एओ ने, जिसपे उसने टैक्स लायबिलिटी बनाई थी, उस एओ के ऑर्डर पे एसएससी ने क्या कर दिया, सीआईटी के पास 264 का एप्लीकेशन दाखिल कर दिया। सीआईटी ने उस एओ के ऑर्डर को लेकर उसने 264 का एप्लीकेशन दाखिल कर दिया। 264 स्टूडेंट ध्यान रखना। अब वो एप्लीकेशन सीआईटी के पास आ जाती है। अब यहां पे देखना मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। अब सीआईटी के पास वो 264 का एप्लीकेशन है, तो सीआईटी इज नाउ इज हैविंग द 264 एप्लीकेशन। ठीक है, अब 264 के एप्लीकेशन में सीआईटी रिवाइज करना ही पड़ेगा ऑर्डर, उसको एओ का ऑर्डर को तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। क्यों एओ का ऑर्डर को रिवाइज करना पड़ेगा? क्योंकि एओ का ऑर्डर गलत हो चुका है, क्योंकि आईटैट ने बोल दिया है कि ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एओ ने टैक्स लायबिलिटी निकाली थी बाय डूइंग अवे विद द एग्जेम्पशन, तो वो अल्टीमेटली एओ का ऑर्डर क्या हो जाता है, एक तरीके से गलत हो जाता है। क्योंकि अब सीआईटी क्या करेगा, उस एओ का ऑर्डर को रिवाइज करेगा बाय गिविंग द इफेक्ट ऑफ द एग्जेम्पशन बेनिफिट। तो 264 में सीआईटी ने क्या कर दिया, एग्जेम्पशन बेनिफिट दिलवा दी। ठीक, तो एग्जेम्पशन बेनिफिट दिलवाने का मतलब है कि एओ का ऑर्डर को रिवाइज करते हुए सीआईटी ने अपने 264 के ऑर्डर में एग्जेम्पशन बेनिफिट दिलवा दिया, और यहां पे मैटर कंप्लीट। सब्सिक्वेंटली
ध्यान से सुनना इसको। सीआईटी को लगा कि नहीं यार, ये जो एओ का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर में एओ ने शायद अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की है, और उसमें शायद ये कुछ एरियाज हैं जहां पे ऐसा सीआईटी ने फील किया कि चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने चैरिटी पर्पस के लिए पर्याप्त एप्लीकेशन नहीं किया है, पर्याप्त एप्लीकेशन नहीं किया है। तो सफिशिएंट एप्लीकेशन नहीं हुई है। दैट एग्जैक्टली व्हाट द सीआईटी फेल्ट। अब सीआईटी क्या करना चाहता है? सीआईटी इसी बेसिस पे एओ का ऑर्डर को रिवाइज करना चाहता है। तो सीक्वेंस ये हुआ पूरा गेम अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे इस पूरे केस में सीक्वेंस कुछ इस तरीके से था कि पहला तो सीआईटी ने रिजेक्ट कर दिया यहां पे एप्लीकेशन बाय पासिंग एन ऑर्डर। अब ये अपील में है, इसको अपील में फाइल कर दी विद द आईटैट। यहां पे सेकंड में एओ ने क्या कर दिया? एओ ने ऑर्डर पास किया 143 में और उस पर टैक्स लायबिलिटी की पोजीशन बना दी। इनका ऑर्डर आता है इन फेवर ऑफ अससी ट्रस्ट। उस बेसिस में अससी ट्रस्ट एप्लीकेशन करते हैं अंडर सेक्शन 264 बिफोर द सीआईटी टू रिवाइज द ऑर्डर of the AO. To revise the order of the AO. To revise the order of the AO. एंड फाइनली यहां पे सब्सिक्वेंटली अंडर सेक्शन 263 द सीआईटी suo motu wants to revise the order of the AO। ये पांचों पॉइंट है। तो क्वेश्चन यही है आपके सामने स्टूडेंट्स की, क्या ये रिवीजन मुमकिन है? तो एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, द मोमेंट 143 के ऑर्डर को सीआईटी ने क्या कर दिया, 264 का अपना क्या कर दिया, रिवीजन ऑर्डर पास कर दिया। एओ ने 143 के ऑर्डर पे अल्टीमेटली 143 का जो एओ का ऑर्डर है उस पे सीआईटी ने अपना रिविजनरी ऑर्डर पास कर दिया। द मोमेंट द रिविजनरी ऑर्डर वाज बीइंग पास बाय द सीआईटी स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा स्टूडेंट्स कि अब एओ का ऑर्डर मर्ज हो जाता है विद द सीआईटी ऑर्डर, मर्ज हो जाएगा विद द सीआईटी ऑर्डर, क्योंकि 264 की कार्रवाई हो गई किस पे, एओ के ऑर्डर पे। तो इस वजह से अब सीआईटी का, अब एओ का ऑर्डर बचता नहीं है, अब वो सीआईटी का ऑर्डर में मर्ज हो जाएगा, isn't it? और फिर बाद में अगर आप 263 की कार्रवाई करोगे तो आपको तो पता ही है कि 263 में सीआईटी एओ का ऑर्डर रिवाइज करेगा, लेकिन क्या पॉइंट नंबर 4 के बाद एओ का ऑर्डर बचता है? बिल्कुल नहीं, एओ का ऑर्डर बिल्कुल नहीं बचता। तो जब एओ का ऑर्डर बचता नहीं है तो इसका मतलब कि क्या सीआईटी अपने ही ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है? क्या कोई एक अथॉरिटी क्या अपने ही ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है? एंड आंसर इज नो। स्टूडेंट नोटिस करना, ये रिवीजन वर्ड गलत होगा, क्योंकि वो रिवीजन कर सकता है ओनली द ऑर्डर ऑफ द एओ।
वो रिवीजन कर सकता है ओनली द ऑर्डर ऑफ द एओ। अपने खुद के ऑर्डर के लिए स्टूडेंट्स, अपने खुद के ऑर्डर के लिए वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाई कर सकता है। अपने खुद के ऑर्डर के लिए अगर आपको कुछ करना है तो आप रेक्टिफाई करें, और रेक्टिफिकेशन तभी मुमकिन होगा व्हेन देयर इज अ मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। रेक्टिफिकेशन तभी मुमकिन होगा व्हेन देयर इज अ मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तब जाके ही क्या है, रेक्टिफिकेशन मुमकिन होगा। ओनली देन रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल। तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं था। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये हम कहेंगे इस सिनारियो में। सो रेक्टिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन वाला कोई ग्राउंड था ही नहीं। तो हम अपने ऑर्डर पे क्या रेक्टिफिकेशन के अलावा कुछ और कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम रेक्टिफिकेशन, एओ, सीआईटी, आईटैट, सीआईटी अपील्स, ये रेक्टिफिकेशन के अलावा और अपने ऑर्डर पे और कोई भी कार्रवाई वो खुद नहीं कर सकते। रेक्टिफिकेशन के अलावा कुछ अपने ऑर्डर पे वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, ये दो लोग अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रिव्यू। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इस अटेम्प्ट में नवंबर 16 के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, केस लॉ है, और वो है मेघालय इंडस्ट्रीज का सुप्रीम कोर्ट। मैंने पहले भी आपको कितनी बार बता दिया है, आपके आईसीआई के बुकलेट में भी है, मैंने कैप्सूल कोर्स में भी, रेगुलर कोर्स में भी ये चीज बताया कि मेघालय इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट नवंबर 16 के लिए। अपने ऑर्डर पे अगर कोई भी कार्रवाई किसी को करना है अपार्ट फ्रॉम रेक्टिफिकेशन, तो वो सिर्फ दो अथॉरिटी है, वो एक हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। वो क्या कर सकते हैं, दे कैन रिव्यू देयर ओन ऑर्डर्स। लेकिन जितने भी बाकी अथॉरिटी का मैंने नाम लिया है, एओ, सीआईटी, सीआईटी अपील, आईटैट, वो अपने खुद के ऑर्डर पे सिर्फ रेक्टिफिकेशन ही कर सकते हैं। और रेक्टिफिकेशन कब कर सकते हैं? व्हेन देयर इज अ मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। व्हेन देयर इज अ मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स ये पूरा फैक्ट मैंने आपको यहां पे बता दिया। इस केस लॉ का बस नाम लिखवा देता हूं स्टूडेंट्स, ये आप उसमें से देख लेना। इस कॉन्टेक्स्ट में दो केस लॉ है स्टूडेंट्स, एक न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, ये वाला केस लॉ इंपॉर्टेंट करके चलना, कर्नाटक हाईकोर्ट। और दूसरा स्टूडेंट जो अभी भी मैंने चर्चा की आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, वो है आपका मेघालय स्टील्स लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने अपने कैप्सूल कोर्स, रेगुलर कोर्स में बता दिया है। आज की क्लास में बस आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं ये दोनों जजमेंट। स्टूडेंट्स एक इमरजेंसी मुझे है, आई है घर से, तो मुझे जाना होगा। मुझे एक्चुअली क्लास के शुरुआत में ही अल्टीमेटली ये पता चल चुका था, लेकिन मुझे क्लास लेना ही पड़ा। तो स्टूडेंट्स मुझे अब यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा क्लास। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ अल्टीमेटली। एक लास्ट वीडियो है स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो आप लोग को मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। आप क्लास में नहीं है, इसको मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। यूट्यूब में ये भी क्लास वैसे यूट्यूब में आ जाएगी, लेकिन लास्ट वीडियो अल्टीमेटली यूट्यूब में आ जाएगी, जहाँ पे बाकी जो बैलेंस एरिया है वो मैं अल्टीमेटली कंप्लीट करवा दूंगा। स्टूडेंट्स इसमें कुछ जो आरटीपी के क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लास में आपको अल्टीमेटली नहीं करवाऊंगा, बस मैं ईयर मार्क कर लूंगा। हाँ, मैं रिविजन करवा दूंगा, लेकिन उसकी आंसर हो सके तो आप प्लीज आरटीपी में से देख लेना। आरटीपी के मैंने कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस को बाजू में किए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो है बची है आपका डीटी का, ये पूरा सीरीज रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने स्टूडेंट्स ये गूगल ड्राइव पे लिंक अपने फेसबुक पे रखा हुआ है, जहाँ पे ये तीनों पेपर को अपलोड करवा दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स को पेपर्स नहीं मिले तो वो मेरे फेसबुक में या फिर वो गूगल अल्टीमेटली वहाँ पे उसका लिंक है, वहाँ पे अल्टीमेटली वो पेपर डाउनलोड कर ले। ठीक है, सी यू देन, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।